तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन था वाओ फाइनली कुलकर्णी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो नमस्कार दोस्तों, it gives me immense pleasure to have Gitanjali Kulkarni ji on our show, who has recently acted in the third installment of Rangbaaz. तोड़ डालिए पूरी तरह से, सबको फिर से याद दिलाओ कि हम कौन हैं। पूरा इंतजाम कर चुके हैं। अब जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। Which is going to come stream soon on Z5 Entertainment OTT. So आज हम गीतांजलि जी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इस सीजन का नाम है रंगबाज डर की राजनीति। राइट, तो गीतांजलि जी सबसे पहले हम ये सुनना चाहेंगे आपसे कि इस सीजन का जो नाम है रंगबाज डर की राजनीति, ऐसा नाम क्यों रखा गया है? मुझे लगता है राजनीति से सभी डरते हैं। और आजकल जो माहौल है हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, तो और हमेशा ही होता आ रहा है और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये होता आ रहा है। तो राजनीति जो पावर में लोग होते हैं वो हमेशा अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं और जिसके शिकार जनरली जो सामान्य लोग होते हैं, जो सामान्य नागरिक होता है वो होते हैं। तो डर की राजनीति तो है ही और बहुत कम मुझे लगता है पॉलिटिशियंस हैं या बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे लोग नहीं डरे। और जो अपने को बहुत कम बार मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं किसी भी राजनीति के लोगों को देखती हूँ या लीडर को देखती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत कम बार लगता है कि ये मैं इससे जाके बात कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है इसी की वजह से नाम दिया होगा। ओके। और गीतांजलि जी, पिछले 2 सीजन्स जो रंगबाज के आए थे वो सत्य घटनाओं पर आधारित थे, रियल में गैंगस्टर्स ऐसे थे और उनके ऊपर आधारित थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक ये भी जो नया सीजन आ रहा है वो भी सत्य घटनाओं पर आधारित है और इंस्पायर्ड बाय इंसिडेंट्स। और ये सब तो होता आ रहा है, महाभारत से पहले होता आ रहा है। जो ये राजनीति है या डर की राजनीति है या जिस तरह से जो पावर पोजीशन में लोग होते हैं जिस तरह से वो बिहेव करते हैं या जिस तरह से गलत चीजें करते हैं और अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं लोगों को वश में करने के लिए, तो ये तो सदियों से चलता आ रहा है। और तो ये सारे जो इंसिडेंट सच में होते हैं, हम आजू बाजू में देखते हैं जो होते हैं। भारत के 75 जो वर्ष हैं इंडिपेंडेंस के, उसमें भी ये सब हुआ है, तो उससे इंस्पायर होके ये कहानी लिखी है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा बोलेंगे, क्या कैरेक्टर निभा रही हैं आप? मैं अहिल्या देवी का कैरेक्टर निभा रही हूँ, जिसका बेटा दीपू इस राजनीतिक पूरे माहौल में एक आवाज उठाता है और जिसको न्याय मिले, इसलिए अहिल्या देवी पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती हैं। वो आवाज उठाती है सिस्टम के खिलाफ, जो लोग गलत कर रहे हैं काम उनके खिलाफ, लोगों को मोटिवेट करती हैं कि हमें चुप नहीं बैठना है, हमको सत्य की जो आवाज है उसको उठानी है, उसके बारे में बोलना है। 30 साल तक वो लड़ती रही, 30 साल तक उन्होंने हार नहीं मानी। तो मुझे लगता है ये जो किरदार है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे किरदारों से, ऐसे लोगों से। तो ये अहिल्या देवी का किरदार है और जो करने में मुझे बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही संतुष्टि मिली। Gitanjali ji, there is no doubt that you are one of the most terrific actors in cinema or in the OTT. Thank you so much. Thank you. And आपका जो पहला गुल्लक का जो किरदार शांति मिश्रा, वो बहुत ही कॉमिकल कैरेक्टर था, बहुत ही अच्छा लगा। And you won the award for that also, Filmfare Best Actress. Yeah. How difficult is it for you? मतलब आप उस किरदार से जब दूसरे जैसे सीरियस कैरेक्टर, जैसे आपने सुशीला शेखर का किरदार किया आर्या सीजन 2 में,
कितना डिफिकल्ट रहता है एक तरह का कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को जंप करना, ट्रांजिशन प्रोसेस कैसा रहता है आपको, कैसा? एक तो मैं पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ और मैंने थिएटर में ज्यादा काम किया है, मेरा ट्रेनिंग हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो अब डिफिकल्ट तो होता है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो प्रोसेस है, जो क्राफ्ट पे काम किया हुआ है, उसका अंदाजा है मेरे को कि तो और मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं जब एक काम कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा चीजें ना करूँ। मतलब अब मैं रंगबाज कर रही हूँ तो मैं रंगबाज का ही शूटिंग कर रही थी, मैं उस समय और 10 चीजें नहीं करती। फोकस रहते हैं। हाँ, ताकि ये मेरे स्वभाव के लिए, और मैं जिस तरह की अभिनेत्री हूँ या मेरा जिस तरह का काम है वो मेरे लिए सूट करता है। ऐसा नहीं कि जो 10 काम करते हैं वो बुरा करते हैं, ये मैं नहीं कहना चाहूंगी। मेरे लिए ये सूट करता है एज एन आर्टिस्ट, तो मैं उस तरह वैसे प्लान करती हूँ। मैं इसीलिए कम काम करती हूँ, लेकिन मैं जो काम करती हूँ उसमें पूरा वक्त देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें रहना अच्छा लगता है। मैं अगर अहिल्या देवी का किरदार निभा रही हूँ तो वो क्या सोच रही होगी, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, कैसे वो फेस कर रही होगी सिचुएशन, आप लाते हैं अपने किरदार में। तो मुझे लगता है मैं जब वक्त देती हूँ तो मुझे वो चीजें ढूंढने में आसानी होती है, मजा आता है, एज एन आर्टिस्ट मजा आता है। और मेरे लिए वो रिसर्च पीरियड है जब मैं काम नहीं कर रही हूँ कुछ और, मैं सिर्फ अहिल्या देवी के बारे में सोच रही हूँ। तो वो वक्त देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैंने कभी टीवी नहीं किया, क्योंकि उसमें वक्त नहीं होता है। और मुझे लगता है कुछ भी अपने को प्यार से करना हो तो वक्त देना बहुत जरूरी होता है। तो धीरे धीरे आपको आपकी जो बुद्धि है वो सुलझ जाती है जब आप वक्त देते हो चीजों को। तो मेरा मानना है कि मेरे लिए यही, जब मुझे फटफट कोई करने को बोलता है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं कर पाती हूँ चीजें या ढूंढ पाती हूँ चीजें। वो खरी उतरे नहीं उतरे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर रहती है। जब हमने गुल्लक देखा था, सीजन 1 देखा, तो इट वाज सो इन्वॉल्विंग कि हम वी हैड टू वॉच गुल्लक 2, क्योंकि गुल्लक जब हमने गुल्लक 1 देखा था, मैंने पर्सनली गुल्लक 2 आ चुका था। वी स्टार्टेड विद गुल्लक 2, तो मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि गुल्लक 1 देखो। देखा नहीं है? बोला नहीं देखा। बोला कि नहीं देखो। तो गुल्लक 2 इमीडिएट खत्म होने के बाद वी वेंट टू गुल्लक 1। सो इट वाज सो इन्वॉल्विंग। आपका किरदार ये सच्चे मतलब इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं हम उस कैरेक्टर में। मुझे लगा कि हाँ, शायद आप उस कैरेक्टर में मतलब यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट स्पेस। वो हंसी मजाक वाला होम मेकर, मिडिल क्लास, होम टाउन, स्मॉल टाउन, ये सब। लेकिन जब मैंने आपको फिर से देखा अनपॉज्ड सीजन 2, नई सोच, नया सफर, तो उसमें आपका किरदार बहुत ही अलग था। देयर वाज वन पार्ट एंड दैट कैरेक्टर हैड ग्रे शेड्स आल्सो। तो मुझे बताइए गीतांजलि जी, यू चूज टू बी, यू आर चूजी अबाउट द रोल्स और यू टेक चैलेंजेस कि हाँ जो मेरे रास्ते में आता है मुझे करना है ये, या आप चूजी है नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं इसमें अच्छी नहीं लगूंगी? आपका कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है? यू आर चूजी और यू आर टेक चैलेंजेस? I am choosy. I also take challenges, but I don't like to repeat myself. क्योंकि अगर मुझे गुल्लक जैसा किरदार फिर से मिले तो मैं थोड़ी हेजिटेंट होती हूँ। तो अगर आपने देखा होगा कि गुल्लक के बाद मैंने, जैसे आपने कहा, वॉर रूम किया है, सुशीला शेखर है आर्या 2 में, अभी रंगबाज है, मेरी एक मराठी फिल्म आई थी कारखान निसांचीवारी, उसमें मैंने लेस्बियन का रोल किया है। आपने उसमें अवार्ड भी जीता था। हाँ, फिल्म फेयर मराठी जीता था मैंने। जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभाऊं, अलग अलग कहानियों का भाग हूं, तो मुझे मजा आता है जी। मुझे उसी तरह का अगर किरदार मिले तो मैं थोड़ा झिझकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी इतनी लिमिटेड है, हम क्या एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, कितने लिमिटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं क्या लाऊंगी अगर मैं सेम वैसे ही किरदार प्ले करूंगी, तो मैं क्या नया दे पाऊंगी? टाइपकास्ट नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है टाइपकास्ट होना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अगर मैं वही अगर गुल्लक जैसा ही किरदार, मैं नया कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए मैं डरती हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं है कुछ स्किल सेट कि मैं वही किरदार मिल रहा है फिर से मैं अलग अलग तरीके से वो कर रही हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसीलिए मैं वक्त लेती हूँ, मैं कम काम करती हूँ,
मैं वक्त देती हूँ चीजों के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी है, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरा क्राफ्ट भी लिमिटेड है, तो ऐसा ना हो कि लोग मेरे से बोर हो जाए, लोगों से ज्यादा मैं खुद से बोर ना हूँ तो मैं ही खुद से बोर हो जाऊंगी अगर मैं रिपीट करूंगी अपने तो इसीलिए आई इट इज वेरी स्केरी टू बी रिपीटेटिव फॉर मी, तो इसीलिए मैं चूजी रहती हूँ, कम काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसी सेम टाइप के कैरेक्टर्स फिर से ना करूं। गीतांजलि जी, आपने थिएटर से शुरू किया एंड यू आर प्रोडक्ट ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इलस्ट्रियस इंस्टीट्यूट एनएसडी, और फिर आपने मराठी फिल्मों में काम किया, कोर्ट जैसे प्रसिद्ध मूवी में, अवार्ड विनिंग फिल्म में काम किया, देन यू केम टू ओटीटी एज वेल। सो सबसे चैलेंजिंग आपको कौन सा लगा, कौन सा स्पेस आपको सबसे चैलेंजिंग और क्रिएटिव स्पेस लगा? ये तीनों सभी माध्यमों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं, सभी माध्यमों का अपना अपना कुछ अपनी अपनी ताकत है। मुझे थिएटर इज मोर नियर टू मी, क्योंकि मैंने बहुत सालों से थिएटर किया है और मैंने उसमें ट्रेनिंग भी ली है, तो मेरे लिए नेचुरली, चूंकि मैंने उसमें 3 साल ट्रेनिंग ली, उसके बाद 10-12 साल कंटिन्यूअसली थिएटर किया, तो मेरे लिए नेचुरली मोर क्लोज टू थिएटर और मुझे वो समझ में आता है। फिल्में मेरे लिए, जब मैंने कोर्ट की तब मेरे लिए बहुत ही नई चीज थी। मैंने उसके पहले थोड़े बहुत कुछ रोल किए थे, पर ज्यादा बड़े रोल्स नहीं किए थे, तो मुझे अंदाजा नहीं था उस माध्यम का। जब मैंने कोर्ट की तो इट वाज लाइक अ फिल्म ट्रेनिंग फॉर मी, बिकॉज चैतन्य इज सच अ पैशनेट director, a visionary. He has command on his craft. The film was very different. So मेरी प्रोसेस भी काफी लंबा था, 6 महीने हम प्रिपेयर कर रहे थे, 2 महीने का शूट था, 50 टेक्स होते थे, तो मेरा ऑलमोस्ट फिल्म ट्रेनिंग हो गया उसमें। मुझे समझ में आया, नॉट नेसेसरीली इंटेलेक्चुअली, बट एक अंदाजा जो आता है स्पेस का, मुझे कितना करना है, इंटेंसिटी का, तो वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग था मेरे लिए। और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा जब मैं काम करने लगी, मुक्ति भवन में मैंने काम किया, फोटोग्राफ में काम किया, सर में काम किया, छोटे छोटे किरदार, तो मुझे थोड़ा सा कैमरा का सेंस आने लगा, ऐसा मुझे लगा। अभी भी मुझे पूरी तरह समझ में आता, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा आने लग गया है टेक्निकली। हाँ, मैं कहूँगी आई एम नॉट टेक्निकली वेरी साउंड एज अ पर्सन आल्सो। लेकिन जब मैंने गुल्लक किया तो हम पूरी रिहर्सल के साथ गए थे, तो मुझे अंदाजा आ रहा था, क्योंकि आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय लाइंस, अबाउट एवरीथिंग, तो मुझे समझ में आ रहा था। मुझे वॉर रूम करते हुए एहसास हुआ कि यस, आई हैव कम टू वन लेवल नाउ। वॉर रूम करते हुए मैंने जिस तरह अयप्पा कोलैबोरेट करते हैं, जिस तरह तसद्दुक का कैमरा, मतलब उनका जो मतलब क्राफ्ट है, तो मुझे लगा आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग एज एन एक्टर। तो मुझे थोड़ा क्राफ्ट, मुझे लगता है अब थोड़ा थोड़ा समझने आने लगा है फिल्म क्राफ्ट में, एज फिल्म एक्टिंग का जो क्राफ्ट है। अभी मुझे ज्यादा मजा आने लगा, आई एम बिकमिंग लाइक मोर फ्री ऑन स्क्रीन, तो नेचुरली। लेकिन थिएटर इज माय फर्स्ट लव, एंड इट्स एन एक्टर्स मीडियम, बेसिकली थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, इसीलिए वो ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद होता है। सिनेमा का मैं क्या करूं और वो क्या एडिटिंग टेबल पे करेंगे, मेरे हाथ में नहीं होता है। सो इट्स नॉट माय मीडियम, इट्स कैमरामैन्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स मीडियम। सो एक पॉइंट के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल एट ऑल। थिएटर में एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो आई फील मोर एम्पावर्ड ऑन स्टेज। राइट। आपका अगर मतलब ओटीटी को देखा जाए एज ए मीडियम, तो सबसे व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट ओटीटी? आपको क्या लगता है कि ओटीटी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है ओटीटी स्पेस का? ओटीटी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, मुझे लगता है, हम जैसे एक्टर्स के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें आपको स्पेस मिलता है। अगर छोटा भी किरदार हो, उसका भी एक आर्क होता है। नेचुरली 2-2.5 घंटे की फिल्म में सब जो बाकी के किरदार है उनको उतना वक्त नहीं दे पाते हैं राइटर्स, क्योंकि कहानी प्रोटोगनिस्ट्स की होती है। तो उस वजह से कैरेक्टर रोल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं। विमेन कैरेक्टर्स तो बहुत ही हमारे फिल्मों में बहुत कम बार अच्छे लिखे गए हैं, और जब भी लिखे गए तो नेचुरली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर चाहते हैं कि कोई जिनका नाम हो उनको ले, क्योंकि इतने स्टेक्स होते हैं, इतने हाई स्टेक्स होते हैं
फिल्मों के, एज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम। तो मेरे लिए OTT इज अ ब्लेसिंग आई थिंक। मेरे जैसे मुझे लगता है मेरी काफी सारी दोस्त जो काम करती हैं, स्पेशली वुमेन एक्टर्स जो हैं, जो मेरे एज की हैं, मुझे मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो नाटक करते हुए खुश थी, मुझे पता है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। और ये 5 साल में इतना बदल गया सब कुछ। जब मैंने पहली सीरीज की थी मेरी सिलेक्शन डे, तो मुझे अच्छा ये वेब सीरीज नाम की कुछ चीज है, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, मुझे बहुत मजा आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्या है, इसका क्या होने वाला। तो गुल्लक जैसे हमने पहले किया, इट वाज लाइक एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, पता नहीं था कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा कि नहीं, सिर्फ TVF के शायद यूट्यूब चैनल पे ही आएगा, लेकिन उसका इतना हम लोग अभी गुल्लक 4 कर रहे हैं, मतलब इतना फैंटास्टिक दैट्स अ ग्रेट तो पता नहीं था। रियली इट हैज एम्पावर्ड मी एज एन एक्टर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच ब्यूटीफुल स्टोरीज। और जो किरदार भी ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा। और ये जो नए राइटर्स हैं वो इतना सुंदर लिखते हैं, क्योंकि उनका नजरिया अलग है। मतलब चैतन्य तामाणे हो, शुभशीष हो, अभी निखिल है, दुर्गेश हैं, वॉल्यूम के हमारे जो राइटर हैं, सिद्धार्थ जी जिन्होंने रंगबाज लिखी है, मतलब दे आर सो अमेजिंग राइटर्स, इंटेलिजेंट, दे हैव सीन लाइव, दे नो देयर क्राफ्ट। तो मजा आता है ऐसे कहानियों को भाग होते हुए। रंगबाज डर की राजनीति को शायद सचिन पाठक जी ने डायरेक्ट किया है। या और इसमें आप राजेश जी के साथ फिर से काम कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन डे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सचिन पाठक के बारे में पहले कहना चाहूंगी कि बहुत ही उनके साथ मजा आया काम करने में। ही हैज सच अ कंट्रोल ऑन दिस होल क्रू, सब सिंक में होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस भी इतने सटीक होते हैं कि आप फट से पता चलता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। इंस्टिंक्टिव, हाँ। बहुत ही टेक्निकली इतने शार्प हैं वो, और इतना बड़ा स्केप था, इतने लोकेशंस थे, इतने कैरेक्टर्स थे, लेकिन बहुत ही उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है। मतलब कभी ऐसे दिखा नहीं कोई लैप्स और कोई, एकदम मतलब इन शेड्यूल एंड इन टाइम एंड स्टिल गिविंग यू दैट स्पेस टू वर्क। राजेश के साथ मेरा फिर से सिलेक्शन डे में भी मेरे सीन्स नहीं थे और इसमें भी मेरे सीन्स नहीं है। नहीं है सीन्स? नहीं बिल्कुल। मेरा विनीत जी के साथ काम है ज्यादा, सुधनवा देशपांडे उनके साथ है, सोहम मजूमदार है, वो मेरे बेटे बने हुए हैं, दीपू का काम कर रहे हैं, मानसी रच है, उनके साथ काम है, तो इनके साथ मेरा ज्यादा काम है रंगबाज में। लेकिन राजेश इज माय सीनियर, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब हम जब भी मिलते हैं या मैसेजेस होते हैं तो हमेशा उन्होंने मतलब इनपुट्स दिए हैं या प्रोत्साहन दिया है। तो अच्छा लगता है जब आपके सीनियर्स आपके बारे में कुछ अच्छा कहे या आपको मोटिवेट करे। तो इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी काइंड पर्सन, एंड यस, सो ऑफ कोर्स राजेश इज अ वेरी गुड फ्रेंड। फैंटास्टिक। और इस शो के क्रिएटर शायद नवदीप जी हैं, नवदीप सिंह। या उनका भी काफी सारा योगदान रहा होगा इनपुट। अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मुझे सचिन से ही इंस्ट्रक्शंस मिले, और सिद्धार्थ जो राइटर हैं, सिद्धार्थ इज एन अमेजिंग राइटर। मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह से मुझे नरेट किया उसी समय मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था पूरा स्केप और द कैरेक्टर और ऑल्सो द कैरेक्टर, और उनकी जो समझ है राजनीति के बारे में, वो खुद बिहार से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो उनको जो उस बेल्ट के बारे में अंदाजा है वो इतना अमेजिंग है। so aware about what's happening, the thought behind it, the society, how the society reacts, how the individuals behave. तो बहुत ही उनका अभ्यास है इस चीज का, जिसका हमें एज एक्टर्स बहुत फायदा हुआ। मुझे लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत फायदा हुआ और मुझे मजा भी आया कि जिस तरह से वो कहानी बताते थे, जिसमें उसमें जो उतार चढ़ाव है उस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में और ये कैरेक्टर्स में, तो वो बहुत अच्छी तरह वो नरेट करते थे पूरा। वेरी गुड स्टोरी टेलर ही इज, एंड वही उनके स्क्रिप्ट में भी दिखता है और वही हमारे सीन्स में भी है, तो बहुत मजा आया करते हुए। तो सिद्धार्थ जी और सचिन जी ज्यादा कांटेक्ट में थे। ऑफ कोर्स नवदीप जी से मेरी बात इतनी नहीं हुई, मैं मिली नहीं उनसे।
गीतांजलि जी, आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है एक्टिंग में? क्या आपके हस्बैंड अतुल जी हैं? वो सबसे बड़ा क्रिटिक है आपके? हाँ, मेरे काफी सारे दोस्त भी एक्चुअली, मतलब फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त ऐसे नहीं है जो मेरे हाँ कितना अच्छा किया, ऐसे कभी नहीं है। मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, जो नाटक में मैंने जिनके साथ काम किया है, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा। बहुत ही मतलब एक मेरी फिल्म है जो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी कौन सी, लेकिन वो देख के मेरे एक डायरेक्टर ने बताया था कि ये क्या काम किया तुम, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ऐसा। तो इट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई फील बैड ऑफ कोर्स, अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया तो सबको बुरा लगता है, लेकिन also at the same time I think about it कि why this person has said this। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, सब अच्छा कहेंगे तो क्या है, क्या मतलब। और I know that I don't know everything, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं सब किरदार बहुत ही 100% सही करती हूँ, नहीं। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, या कभी कभी आप कर देते हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन नॉट नेसेसरी लोगों को लगे। तो yeah, there is so much more to learn. I like criticism and I always read reviews. मतलब बहुत से मैंने एक्टर्स देखा है कि हम रिव्यूज तो पढ़ते ही नहीं। I read reviews. रिव्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि they are experts, you know, they see so many things. तो अगर वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ तथ्य होगा। तो मुझे लगता है रिव्यूज पढ़ने चाहिए लोगों। सिर्फ मासेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ रिव्यूअर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए और अपने आप को भी पूछना चाहिए। मैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग कह रहे वाह 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 क्या रिव्यूअर्स कर रहे वाह 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 क्या, आपको पता है शायद मैंने ये नाटक में किया था वही मैं फिर से कर रही हूँ, आपको पता था, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते मुझे लगता है। तो वो भी एक कायम रहना चाहिए कि आप खुद को आप हमेशा देखो वो रियलिटी। मैं 25 साल से थिएटर कर रहा, मुझे सब आ गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हमें जागरूक रहना चाहिए। क्या हमें आपको और अतुल जी को एक साथ देखने का मौका मिलेगा? अब इतने घर पे एक साथ रहते, फिर से स्क्रीन पे क्यों रहना है? क्योंकि वो भी ओटीटी में तो काम कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ ऐसे आया नहीं है। यू नो, आई ऑलवेज टेल दिस, वी आर नॉट, It will be great to see you together because yeah, I would like to work with him. ऐसा कोई ये नहीं कि मैं नहीं काम करना चाहूंगी, और आई एम श्योर वो भी काम करना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं कहूंगी कि जिसमें जबरदस्ती हम एक दूसरे को किसी को घुसेड़े। अगर किसी को सच में ऐसा लगता है कि ये कहानियां और हम चाहते हैं और वो हमको पसंद है तो हम जरूर करना चाहेंगे। तो बट इट डिपेंड्स, मतलब देखते हैं ये। और सर और मैम, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? वो मतलब was the biggest influence in your life? I think National School of Drama. It was when I went to National School of Drama, I felt that it was my rebirth. If I wouldn't have gone there, I don't know what kind of person I would have been. Forget acting, but what kind of person I would have been, I cannot imagine. And I'm so fortunate to be there, to be spending 3 years in an institution which gave me so much of understanding about life, not just about acting. My teachers, they were so amazing teachers. Nibha Joshi ma'am, Anuradha Kapoor ma'am, Robin sir, Karan ji, Bhaskar Chandavarkar, and stalwarts, you know, stalwarts in theatre. Anamika ma'am, Anamika अक्सर जिनकी अभी फिल्म आई है, what a film it is. So ये सब सब लोगों ने सिखाया, वो आज तक, मतलब आज भी मैं उसका आनंद ले रही हूँ और अपने काम में इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना 3 साल भर के हमें मिला है, मतलब वो भी मुझे लगता है मैंने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जो मैंने सीखा है। तो आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एंड ऑल माय डायरेक्टर्स, ऑल माय राइटर्स, ऑल माय को एक्टर्स, माय क्लासमेट्स, जिलमिल हजारिका, स्वानंद किरकिरे, नवाजुद्दीन, शुभ्रत दत्ता, चित्तरंजन त्रिपाठी, गीता तय, ये सब मेरे क्लासमेट्स थे। इनसे मैंने कितना सीखा है, बहुत सीखा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्लासमेट्स थे। तो yeah, it has been a great journey. All my co-actors, I've learned so much. I've learned so much from Vineet. I've learned so much from Jameel. I've learned so much from Neeraj while doing Taj Mahal 1989. Vivek. Taj Mahal was on underrated Netflix series, right? Absolutely. बाद में देखा मैंने और बहुत ही अच्छा लगा। Such a beautiful. Pushpendra sir has written such wonderful dialogues.
such a nice story. So yeah, I think I've learned a lot from people. Yeah, I mean, I keep on learning, and not just from people from our industry, but overall, you know. मतलब ये रंगबाज के दौरान ही एक लड़की थी, मलिहाबाद में हम शूट कर रहे थे, मॉब में एक लड़की थी गांव की, फारिया, छोटी सी लड़की थी, इतनी क्यूरियस थी, वो पूछ रही थी ये ऐसे फिर से हम क्यों कर रहे हैं, कैमरा कहाँ पे है, ये सब कौन बता रहा है अपने आप को, अपने को कि ये करो वो ये मत करो, ये गोली कहाँ से चली, ये यहाँ से कौन, छोटी सी लड़की थी, सो क्यूरियस, और मुझे इतना मजा आ रहा था उसके साथ काम करते हुए, क्योंकि वो बार बार सवाल पूछ रही थी, और मैंने भी हाँ यार कहाँ, मैं कैसे इसको बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे लगता है हम हर, और इसीलिए मैं शायद एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो शायद मैं ये फरिया, मलिहाबाद की फरिया से कहाँ मिलती। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपको, मैं अगर 3 सीरीज का नाम दूं आपके जिसमें आपने एक्टिंग किया हो, व्हिच वन वुड यू पिक फ्रॉम सिलेक्शन डे, गुल्लक एंड आर्या? आपका फेवरेट कौन सा? ऑफ कोर्स गुल्लक। मेरा भी सबसे फेवरेट है, तो शांति मिश्रा का किरदार मेरे दिमाग में, मेरी माँ because Gullak has been so famous and it has given me so much of love, and it's a character which is बहुत उसके लिए मेहनत भी ली, बहुत अलग था, इस तरह जिस तरह का बोलना है, जो पेस है उसका बोलने का, जो एक्सेंट है वो अलग है, मतलब आपको किसी भी किरदार में नहीं दिखेगा ऐसे। उसके बाद शायद मैंने, जो काफी लोगों ने कि तुम्हारे जैसे उस सीरीज में किसी ने बात की है तुम्हारे, तो उसके बाद शायद बहुत लोगों ने वो स्टाइल रिपीट किया, और इसका क्रेडिट पूरी तरह राइटर को जाता है, मुझे नहीं जाता है, मैंने वो फॉलो किया जो मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था। तो गुल्लक हैज गिवन मी लॉट ऑफ लव, एंड आई रियली, मैंने उसके लिए जो जिस तरह से लिखा गया था वो भी अमेजिंग था, और जिस तरह से मुझे लगता है मैंने मेहनत की उसके लिए, वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। Because you absolutely looked like one, मतलब UP, it's in the UP based small town lady homemaker. जबकि it was नहीं, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बिल्कुल शांति मिश्रा और मुझे में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो या, तो it is like it really challenged me as an actor, and उसका रिजल्ट भी अच्छा हो गया, लोगों को पसंद आया, तो वो और भी सोने पे सुहागा। फैंटास्टिक मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं बताऊं कि Z5 में स्ट्रीम होने वाला है 29 जुलाई से, रंगबाज डर की राजनीति, आप उसको पक्का देखें, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, और स्टोरी तो जैसे मैम से हमने सुना बहुत ही कड़क होने वाली है। सो थैंक यू मैम, वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।